अरे भैया 2 मिनट रुक जाओ। देखो सुबह से सब लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोगों को भूख भी लग रही होगी क्योंकि लंबे दूर से चल के आए हैं। तो अपन बात करना है कि संगठनात्मक चर्चा पर, जो कि सभी भाइयों के सुझाव भी मिले, बहुत सारी बातें भी हुई, उनका हम सब मिलके निष्कर्ष भी निकालेंगे। जितनी भी सारी चीजें मैंने आपकी सारी नोट कर ली है, पर फिर जो मेन बात थी वो किसी ने नहीं करी। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अपने को यहाँ पर आदमी नियुक्त करने पड़ेंगे हर जिले के लिए। जितने भी यहाँ प्रदेश के पदाधिकारी आए हैं, इन प्रदेश के पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है कि अपने अपने जिले चूज करें कि आप कौन कौन से जिलों में सेवाएं दे सकते हैं। क्योंकि आज आपको यहाँ से खुद तय करके जाना पड़ेगा, या घोषणा ही नहीं होगी। आपको खुद तय करके जाना पड़ेगा कि आप 21 दिसंबर के लिए किन किन जिलों में प्रवास करेंगे और किन किन जिलों से आप संपर्क करके वहां काम कराएंगे। हमारा मेन मकसद है हमारे संगठन को घर घर तक पहुंचाना, और हमारी जो 21 सूत्री मांगे हैं उनको घर घर तक पहुंचाना। जिस प्रकार के अन्याय और अत्याचार हमारे साथ हुए उनको हर जगह फोटो वीडियो के माध्यम से हमारे पास सब है, वो पहुंचाना और उनसे पूछना कि क्या हम भाजपा और कांग्रेस के झंडे इसलिए उठाते हैं कि जब भाजपा सरकार में आती है तब भी पुलिस के हाथ में लाठी होती है, जब कांग्रेस सरकार में आती है तब भी उसके हाथ में लाठी होती है। और इस प्रकार से प्रशासन को पावर दिया है, तो जो नेता उनके पास है उनसे वो पूछ सके कि क्या वो बच्चों की गलती थी जिनको आपने लाठी मारी। हमको जो हमारे साथ अन्याय हुआ है वो गांव गांव तक बताना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा। और जो हमारी मांगे है वो सब सर्व समाज की मांगे है, उनको भी घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा। और उसके लिए आपको और हमको आज यहाँ से एक बात साथ में लेके जानी पड़ेगी कि मेरे को कितने गाँवों का प्रवास करना है, मेरे को कितने गाँवों तक जाना है, मुझे कितने जिलों तक जाना है। हर आदमी की अपनी अपनी कैपेसिटी हो सकता है, कोई कार से घूमेगा, कोई बाइक से घूमेगा, और जो हमारे बहुत सारे भाई है जिनकी आर्थिक व्यवस्था कमजोर है वो पैदल पैदल भी घूमेंगे, गांव गांव तक जाएंगे। पर हमें ये निश्चित करना पड़ेगा कि एक जिले में 1000 गांव है तो क्या मैं जिले का काम करूंगा, क्या उससे नीचे एक तहसील आती है उसमें 100 गांव आते हैं, उसके नीचे एक मंडल आता है जिसमें 60 गांव आते हैं, या उसके नीचे खंड आता है जिसमें 30 गांव आते हैं। तो मैं कौन से क्रम में रहेंगे अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और अपने जो 21 दिसंबर के लिए काम करूंगा, तो ये आपको सोच के जाना पड़ेगा। और इसी के लिए हमने बैठक रखी है। तो अपने अपनी जो भी व्यवस्था है जो आपको स्वीकार करनी है, खुद के हिसाब से अपने मंडल अध्यक्ष से, तहसील अध्यक्ष से या अपने जिला अध्यक्ष से संपर्क करें और उनको बताएं कि मैं 30 गांव का प्रवास करूंगा, मैं जिले का प्रवास करूंगा या मैं संभाग का प्रवास करूंगा। तो आप ये चीज साथ में लेके जाना, तभी हम इस आंदोलन को सक्सेस और भव्य रूप दे पाएंगे। और भव्यता देने का कारण है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तलवारें और बंदूकें काम नहीं आती, यहाँ खाली आते सिर। तो सिर गिराने हैं, तो सिर गिराने के लिए आप जितने सिरों के पास पहुंचोगे, जितने लोगों के पास पहुंचोगे, तभी आपका संगठन भी उन लोगों तक जाएगा, आपकी विचारधारा भी उनके पास जाएगी और आपके लोग भी उन लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो सबसे यही निवेदन है कि अपने काम को बखूबी रूप से निभाएं। और 21 दिसंबर में ज्यादा समय नहीं है, 2 महीने बाकी है, तो 2 महीनों में आप जितनी मेहनत कर सके जमीन स्तर पे, धरातल पे, उतनी करें। दूसरी बात, सबसे ज्यादा समस्या आ रही है ऊंच नीच की। हम सारे राजपूत समाज के लोग हैं और सारे ही एक हैं, इनमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है। यहाँ किसी व्यक्ति की किसी से पर्सनल लड़ाई हो सकती है, पर हमारी किसी लड़ाई किसी समाज से या किसी जाति से नहीं है। जितने भी समाज के लोग हैं हमारे साथ, चाहे वो सिंधव राजपूत समाज हो, मेवाड़ा हो, मारवाड़ा हो, कोई सा भी राजपूत समाज हो, बोले सोंधिया राजपूत समाज हो, सब हमारे भाई है। और सबको मिलकर इस अधर्म के खिलाफ लड़ना है। अधर्म के खिलाफ लड़ने के लिए धर्म योद्धाओं की आवश्यकता होती है, जाति की आवश्यकता नहीं होती। तो जितने भी धर्म योद्धा है जो हमारे साथ लड़ना चाहते हैं धर्म की लड़ाई, उनको आप साथ में लाओ, चाहे वो दूसरी जाति का हो। हमारी लड़ाई किसी जाति के लिए थोड़ी चल रही है, हमारी लड़ाई तो धर्म के लिए चल रही है। जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ हम न्याय की मांग कर रहे हैं। तो जब न्याय की मांग कर रहे हैं, हमारी मांगे जो 21 सूत्री है, हर जाति, धर्म, वर्ग की और राष्ट्र की है। तो जिस राष्ट्र की लड़ रहे हैं, तो इस राष्ट्र में, इस राष्ट्र के उत्थान के लिए जो हमारी लड़ाई चल रही है, उसमें राष्ट्र का हर एक युवक इसमें अपनी आहुति देने के लिए आना चाहे तो आ सकता है और हमारे साथ निभा सकता है। तो कोई भी किसी को रोके नहीं, परहेज नहीं करे। और हो सकता है हमारे साथ कोई 5 साल से काम कर रहा है, कोई 10 साल से काम कर रहा है, हो सकता है उसकी आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई हो, तो उसको नकारे नहीं, उससे सलाह लें, उसका जो अनुभव है उस अनुभव को लेने की कोशिश करें, उससे संवाद करें। हो सकता है उसके पास आज पैसा नहीं हो, आज उसके पास कार नहीं हो, पर आपसे ज्यादा उसके पास अनुभव है। उस अनुभव को ले और उसको साथ में लेके काम करें। हम कई जगह देखते हैं कि किसी के पास आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो जाती है, तब उसको नकार देते हैं, उसको साइड में कर देते हैं। तो उसको साइड में नहीं करें, उससे अनुभव लें।
क्योंकि उसने आपसे पहले ही संगठन में समय दिया है। जहां जहां रैलियां हुई है अभी तक सब कोई हमारी रैलियों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया, ना कोई हमारे संख्या बल का रिकॉर्ड तोड़ पाया। उसका कारण है कि आपके पास अनुभवी लोग ज्यादा है, आपके पास समर्पित लोग ज्यादा हैं। तो उन समर्पित लोगों से राय ले, मशवरा करें और आगे बढ़े। तो बातें बहुत सारी है करने के लिए, पर जो संगठन और हमारी जो 21 सूत्री मांगे हैं, इनके लिए आपके पास सबके पास पेम्पलेट आएगा। पेम्पलेट अधूरा इसलिए है कि अभी तक सुनील भाई के पास हम जा नहीं पाए कि वहां जो ग्राउंड है वो उनकी कैपेसिटी देखने की कितनी है, क्योंकि वहां ऐसा कोई इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है कि आप सभी कर्मी सैनिकों का वहां बैठने की भी व्यवस्था हो सके, खड़े रहने की भी हो सके। बहुत छोटा ग्राउंड है, उनकी कैपेसिटी 1-2 लाख लोगों की है और आपके पास संख्या बल लाखों में है। तो हमको खाली ग्राउंड तय करना है, पार्किंग तय करना है, और वो हम जाके तय करके दिवाली के बाद पूरा पेम्पलेट बना के पीडीएफ कर देंगे सभी जिलाध्यक्षों को। सभी वो पेम्पलेट घर घर तक पहुंचाने का काम करें और अपने जितने भी कर्मी सैनिक हैं उनके साथ घुल मिल के काम करें। कई जिलों में ये भी समस्या है कि जिलाध्यक्ष की तहसील अध्यक्ष से नहीं बन रही है, तो जो भी मनमुटाव है आपस में बैठ के सुलझाए। मैं वहां आपका विवाद सुलझाने नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कि मेरे बैठने के बाद भी आपके जो मन में भेद है वो खत्म नहीं होगा। तो यदि आपको आपके पर्सनली विवाद सुलझाने हैं तो आपस में बैठे उन विवादों को सुलझाए और एकता के साथ काम करें। बहुत सारी जगह से शिकायत आती है। तो एक और चीज है, जो जिलाध्यक्ष है वही नियुक्ति करते हैं, प्रदेश से कोई जिले में नियुक्ति नहीं होती है। जो जिलाध्यक्ष है वो नियुक्ति करते हैं, जो तहसील अध्यक्ष है वो तहसील की नियुक्ति करते हैं, जो ग्राम अध्यक्ष है वो ग्राम की नियुक्ति करते हैं। तो सब अपने अपने कामों पे ध्यान दें, उसको भ्रमित नहीं करें। जिले वाले जिले की नियुक्ति करेंगे, तहसील अध्यक्ष तहसील की नियुक्ति करेंगे, तहसील की नियुक्ति में तहसील अध्यक्ष को ही अधिकार रहेंगे। वो जिलाध्यक्ष से राय मशवरा करें। यदि वो जिलाध्यक्ष जी बोलते हैं कि नहीं इनको नहीं जोड़ना है, क्यों नहीं जोड़ना है, यदि कोई समस्या आती है तो हमसे आके बात करें, हम उस समस्या का निदान करेंगे। पर किसी को जोड़ने का कारण ये नहीं होना चाहिए कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये हमारा नहीं है, उसका नहीं। जो भी हमारे है, हमारा सामाजिक संगठन है, तो समाज के सारे लोगों को जोड़ा जाए। जिस प्रकार से अजीत सिंह जी ने कहा कि दूसरे समाज के कोई व्यक्ति जोड़ना चाह रहे हैं तो वो हमारी टीम के नाम से काम कर सकते हैं। यदि हमारा नाम भी उपयोग नहीं करना है, हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो किसी भी अन्य नाम से भी वो संगठन बना सकते हैं और हमारे साथ काम कर सकते हैं। पर हम उनके साथ हमेशा सदैव और तत्पर रह के काम करेंगे उनका। और भी जो हमारी समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए अपने अपने कोई भी जिलाध्यक्ष यदि अपने प्रभारी को चुनना चाहता है तो ये जो लोग बैठे हैं इसके अलावा भी और प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे, उनमें से भी आप उनको ले सकते हैं यदि आपको उनसे कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। और हर जिले से जितने भी हमारे 55 जिले हैं सभी जिलाध्यक्ष से निवेदन है कि अच्छे और जो कर्मठ पुराने कार्यकर्ता हैं उनके प्रदेश में नाम दे। प्रदेश की जो लाइन है वो बहुत छोटी है, तो हम चाहते हैं कि हर जिले से प्रदेश का पदभार कोई ना कोई हमारा कर्मी सैनिक संभाले। तो आप सबसे यह भी निवेदन है कि जितने भी जिलाध्यक्ष है, जितने भी कर्मी सैनिक है, सब मिलके राय मशवरा करके एक एक पदाधिकारी कम से एक जिले से दे, तो हम उसको सुचारू रूप से काम भी करा पाएंगे और आगे काम चला भी पाएंगे। और कोई संगठन से संबंधित प्रशासनिक रूप से कोई समस्या है तो आप ये मत सोचना कि हम पूरा करवा देंगे। आप और हम एक ही पायदान पे खड़े हैं। हो सकता है मैं पद के मामले में आपसे बहुत बड़ा हूँ और आप मेरे से पद के मामले में बहुत छोटा हो, हमारा संगठन में पद की कोई वैल्यू नहीं है। इंसान की वैल्यू है, काम की वैल्यू है। एक कर्मी सैनिक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा पावरफुल है और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्मी सैनिक से बहुत कमजोर है। प्रशासन की बात आती है तो जो काम आप करा सकते हो वही नहीं करा सकता हूँ। न तो प्रशासन हमारा है, न सत्ता हमारी है, न सरकार हमारी है। हम अन्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है तो उसके खिलाफ आपके साथ आके लड़ सकते हैं। यदि किसी को ये बात लग रही हो कि मेरे फोन जाने से कलेक्टर साहब ये काम कर देंगे तो उसको भूल जाना और इस बात से जुड़ना भी मत हमारे साथ कि हमारे कहने से कलेक्टर काम कर देगा। यदि आपको हमारे से जुड़ना है तो आप ये सोचना यदि आपके साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ तो आपका भाई, आपकी पूरा परिवार, कर्णी सेना परिवार आपके साथ आके लड़ेगा और आपको न्याय दिलाएगा। लड़ने के लिए सक्षम है, काम कराने के लिए सक्षम नहीं है। चाटुकार लोगों के काम होते हैं जो सीना ठोक के अपने समाज और धर्म के लिए लड़ते हैं, उनके कभी काम नहीं होते। उनको तो नकारा जाता है, उनको धुतकारा जाता है, उनके ऊपर मुकदमे बनाए जाते हैं। ये सब चीजें आप फेस कर रहे हैं, आपको भी पता है। तो आप इस वजह से नहीं जुड़े कर्मी सेना से कि हमारा कोई काम होगा तो हो जाएगा। हम प्रयास 100% करेंगे कि आपका हर काम हो। और मुझे जहां तक मालूम है हर एक जिला अध्यक्ष, हर एक तहसील अध्यक्ष, उसके पास किसी के भी पास फोन जाता है तो 100% अपना देता है। वो सोचता है कि मैं इनका काम करा दूं ताकि कहीं ना कहीं ये मेरी बात सुने, मेरे साथ जुड़े। पर वो इसलिए नहीं करा पाते क्योंकि उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी प्रशासन सुनता नहीं है। जैसे हरदा में जो लाठीचार्ज हुआ उसकी बात आज करने नहीं आए, पर ये सबको मालूम है कि निजी मामला नहीं था।
वो हमारे कर्णी सैनिक का मामला था जिसको हमने निजी बताया है। तो जिस भी कर्णी सैनिक का कोई मामला होगा वो हमारा निजी मामला होगा, कर्णी सेना परिवार का निजी मामला होगा। यदि जिसे किसी को करे हुए तो वो हमसे दूर रहे, हमें उनकी आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे किसी कर्णी सैनिक पे अत्याचार होगा, अन्याय होगा, तो पूरा कर्णी सेना परिवार सर्व समाज के लिए लड़ता, वैसे अपने कर्णी सैनिक के लिए भी लड़ेगा। वो निजी मामला नहीं है। कर्णी सेना परिवार के किसी भी सदस्य के साथ यदि कोई दुर्घटना होती है, घटना होती है, उनको परेशान किया जाता है, तो कर्णी सेना परिवार का निजी मामला है। तो ये बात आपको भी ध्यान रखनी है कि कोई भी कर्णी सैनिक आपके पास आए तो उसकी मदद, उससे ये पूछ के नहीं करेंगे तेरे साथ हुआ क्या है, उसके साथ गलत हुआ तो उसको सोचो, उसके साथ तुरंत जाके उसके लिए लड़े, तभी आपका कर्णी सैनिक आप पे भरोसा करेगा। तो आपसे यही निवेदन है कि बातें बहुत सारी है, जैसे विवादित वीडियो की बात है, तो आपसे ये निवेदन है कि जैसे मैं गाली दे रहा हूं, समझ रहा हूं, आपको उसकी परिस्थिति स्थिति मालूम नहीं है कि मैंने गाली किस वजह से दी, पर यदि कोई भी अपना कार्य करता, यदि आवेश में आके आक्रोशित हो गया, उसको भड़काया जाता, देखो इंसान है, जैसे दादा ने बोला था कि बर्फ रख के चलो, बर्फ पिघलती भी तो है, ज्यादा गुस्सा आता है तो हो सकता है बर्फ पिघल जाए और उस समय वो कुछ गलत चीजें बोल जाए, पर उसको प्रचारित नहीं करना चाहिए। यदि मैंने कोई गलती करी है तो ये आपको दिख रही है कि वो गलती है, तो उस गलती को सुधारने का काम करवाना चाहिए, न कि उसको प्रचारित करने का काम करना चाहिए। तो आपसे यही निवेदन है कि जैसे उन्होंने बताया है कि सिर पे बर्फ रख के चले, कोशिश यही करें, पर जब भी कोई गलत शब्दों का प्रयोग होता है, बोला जाता है, तो उस बर्फ को पिघालने जितना गुस्सा वो दिला चुके होते हैं कि उस अपने तापमान की वजह से बर्फ पिघल जाता है। हम सब यही प्रयास करते हैं कि कम से कम बोले, ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करें, पर कई बार ऐसी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है जहां हमारी कोई सुनता नहीं है या हमें दबाने का काम किया जाता है, तभी हम कोई अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। पर आपसे यह निवेदन है, यदि कोई आपका साथी, मैं हुआ या और कोई भी कार्यकर्ता, यदि कोई अपशब्द बोल भी गया है तो उसको प्रचारित नहीं करे, वीडियो नहीं डाले। और बाहर का कोई भी व्यक्ति जो हमारी विचारधारा से जुड़ा हुआ नहीं है, जो हमारे संगठन से जुड़ा हुआ नहीं है, जो हमारे साथ लड़ने को तैयार नहीं है, वो कोई भी विवादित वीडियो डालता है किसी धर्म जाति के बारे में, तो उससे हमें बचने की आवश्यकता है। आपको और हमको, हमारे समाज को एक लंबे षड्यंत्र के बाद सारी जातियों धर्म से दूर कर दिया है। पहले एक समय हुआ करता था जब क्षत्रियों से आश्रय लेने हर जाति वर्ग का व्यक्ति आता था कि क्षत्रिय यहाँ है तो इससे मदद मांगेंगे और पूरी तरीके से हमारी मदद करेगा। पर आज कहीं ना कहीं हमसे ये दूसरी जातियां टूट रही है, तो एक षड्यंत्र के माध्यम से, क्योंकि हमारे ही लोग कुछ न कुछ किसी न किसी जातीय धर्म के बारे में बोलते हैं और उसके बाद वो लोग हमसे दूर हो जाते हैं। तो हमें किसी जातीय धर्म से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम आर पार बोल रहे हैं। हमारी लड़ाई अन्याय और अधर्म के खिलाफ है। अधर्म हमारी जाति का व्यक्ति करेगा तो उसके खिलाफ खड़े रहेंगे, और कोई व्यक्ति करेगा तो उसके भी खिलाफ खड़े। तो हमारी जो लड़ाई है वो अधर्म के खिलाफ है। हमने सबसे जो बड़ी मांग है हमारी, और आज के जमाने में सार्थक भी होती है, जितने यहाँ युवक बैठे हैं, सबसे हमारे पास कमी जो है वो बुजुर्गों की। किसकी कमी? तो जितने भी यहाँ जिला अध्यक्ष पधारे हैं, तहसील अध्यक्ष पधारे हैं, हमारे प्रदेश की कमेटी भी यहाँ पूरी विराजमान है, तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप एक बात सोचना है, मानव स्वभाव है, उम्र में छोटा व्यक्ति यदि जिला अध्यक्ष है तो उसके नीचे काम करने वाला बुजुर्ग, उसको ये महसूस होगा कि अब मैं इसके नीचे काम नहीं कर सकता। इसलिए जितने भी बुजुर्ग हैं जो हमसे बड़े हैं उम्र में, जिनकी 50 साल से ऊपर उम्र हो गई है, उनको कम से कम जिला संरक्षक, तहसील संरक्षक, जिस भी पद पर वो रहना चाहे, और संरक्षक की कोई ऐसी नहीं है कि 5 ही बना सकते हैं, आप 50 भी बना सकते हो, 100 भी बना सकते हो, 5000 भी बना सकते हो, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। पर आप जिला संरक्षक, तहसील संरक्षक या प्रदेश संरक्षक, जिस दायित्व को वो संभालना चाहते हैं, जिस तक वो पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं, तो इस प्रकार से बुजुर्गों को मान सम्मान के साथ अपने इसमें पदनियुक्त करें। दूसरी बात, हम जब हमारे बुजुर्गों को नियुक्त करें तो उनसे सलाह भी लें, क्योंकि आप और हमसे उन्हें ज्यादा दुनिया देखी। हम जब उनसे सलाह लेंगे, मुद्दों के बारे में बात करेंगे, मांगों के बारे में बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके सामने किसी न किसी संगठन के माध्यम से, आज सोशल मीडिया है तो पता चल रहा है, पहले वाले भी लड़े हैं, ऐसा नहीं वो लड़े नहीं है, पर वो किन किन मुद्दों के साथ लड़े, किन किन मुद्दों को उन्होंने उठाया, वो भी हम सम्मिलित करें, और वो हमारे साथ आएंगे तो हमारा कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कमियां हैं, उनको हम सुधारें। और जैसे कि बहुत सारे जिलों में विधि सलाहकार बना रखे हैं, जितने भी वकील भाई हैं, अपने समाज के हों या अपनी विचारधारा के हों, उनको विधि सलाहकार का पद दें, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा किसी की जरूरत पड़ती है तो वकील की पड़ती है। दूसरी, स्वास्थ्य प्रभारी बहुत सारे जिलों में बना रखे, पर बहुत सारे जिलों में स्वास्थ्य प्रभारी हमने नहीं बना रखे। तो जितने भी डॉक्टर हैं हमारे भाई, जितने भी कोरोना काल में जिन जिन डॉक्टरों ने सेवाएं दी, जो आज भी हमारे साथ लड़ रहे हैं, उनको भी स्वास्थ्य प्रभारी के पद पर रखा जाए। उसमें जाति, देखो वकील और डॉक्टर में जाति का बाउंडेशन नहीं रखा जाए।
केस में हमारी जाति का होगा तो हम जाति देख के इलाज कराना जाते हैं क्या, जाति देख के वकील करते हैं क्या? तो ये 2 पदों पे भी हर एक जातीय वर्ग के व्यक्ति को हम रख सकते हैं, विधि सलाहकार के रूप में, स्वास्थ्य प्रभारी के रूप में। किसानों की लड़ाई, हम तो 8 जनवरी के टाइम पे भी हमने स्वामीनाथन कमेटी के बारे में बात करी थी, अभी भी लड़ रहे हैं। पर प्रमुखता से जितने भी जिलाध्यक्ष जी हैं वो इस चीज को नोट कर लें कि जहां भी किसानों की लड़ाई चले, जहां भी किसान को समस्या में हो, तो उनकी लड़ाई को प्राथमिकता से लड़े, आगे जाके लड़े। क्योंकि जिस समाज में पैदा हुए हैं, राजपूत समाज में, उसमें 99% व्यक्ति किसान है। तो वो भी कहीं ना कहीं आपसे आस लगाता है कि कोई हमारी लड़ाई लड़ेगा तो आप सर्व समाज को साथ में लेके किसानों की लड़ाई को लड़े। हमने एक सबसे बड़ी मांग रखी है कि जो लव मैरिज की समस्या सबसे ज्यादा है अभी मध्य प्रदेश में, नहीं पूरे देश में, कि आजकल जो भी बेटा हो या बेटी हो, यदि वो 18 साल का हो जाता है तो वो अपने आप को स्वतंत्र समझता है। पर ये कल्चर हमारा नहीं, ये कल्चर विदेश का है। हमारे यहाँ तो बच्चा जब तक बच्चा ही रहता है, जब तक उसके माँ बाप जीवित होते हैं, वो कभी बड़ा नहीं होता। वो फैसला उसके घर में, उसके घर के मुखिया करते हैं। तो हमें इस कल्चर को फिर से लाना पड़ेगा, क्योंकि सरकारें जो है वो वेस्टर्न कल्चर को अपना रही है। और जो हमारी सनातन संस्कृति में जो कल्चर था कि हमारे माँ बाप के बगैर अनुमति के शादियां नहीं होती थी। जहां तक मुझे पता है कि हमारी जैसी उम्र में भी हमने हमारी पत्नी को बिना देखे माँ बाप के कहने पे ही सगाई करी है और शादी भी उनके कहने पे हुई। तो आप और हम सबको अब भी सोचना चाहिए कि जो अभी युवा पीढ़ी है वो अपने माँ बाप जहां आपकी शादी करना चाहेंगे वहीं करें, ताकि आपका भविष्य भी उज्जवल होगा और वो आपके लिए अच्छी से अच्छी लड़की भी ढूंढ के लाएंगे और अच्छे से अच्छा लड़का भी ढूंढेंगे। तो हमने मांग रखी है भारत सरकार से कि बिना माँ बाप की सहमति के शादी नहीं हुई। जिस प्रकार से आज लव जिहाद जैसा मामला लेके पूरे प्रदेश भर में लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो जब आपको वो समस्या को खत्म करना है, निदान करना है, तो आप उसमें कानून बना दो कि बिना माँ बाप की सहमति के कोई भी लड़का हो या लड़की हो उसका विवाह नहीं हो सकता। तो एक तो आम माँ बाप जो बेइज्जती सहन करते हैं उनके बेटे बेटे को चले जाने के बाद, उससे उसको निजात मिलेगी। और जो आपके सामने मामले आ रहे हैं लव जिहाद के, ये भी समाप्त हो जाएंगे। और इसमें देश में सनातन संस्कृति का परचम भी लहराएगा, ना कि वेस्टर्न संस्कृति का लहराएगा। आपने बहुत सारे ऐसे कानून भी बना रखे हैं जिसमें आप लोगों को अनुमति दे रहे हैं कि वो एक साथ रह सकते हैं। तो ऐसे कानूनों को भी समाप्त करना चाहिए। और ये जो मांग है हमारी, इसके लिए मैं सारे युवाओं से भी निवेदन करूंगा कि सब पढ़े लिखे हो, आप अपने खुद का लेटर बना के भारत सरकार को भेजो, खुद के नाम से प्रधानमंत्री जी को भेजो, मुख्यमंत्री जी को भेजो कि हम हमारे माँ बाप के साथ सहमत हैं, हमारे माँ बाप जहाँ कहेंगे वही शादी करेंगे। इसके लिए आप कानून बना सकते हो, हमारी सहमति। दोगों के लिए दोगे सहमति। और इसके लिए आपको लोगों को जागरूक भी करना पड़ेगा। और इस जागरूकता के लिए ही आपको बुलाया है कि जो आप बात सुन के जा रहे हो ना, ये लोगों तक जाना, पहुंचाना और बोलना कि आज अपने माँ बाप के लिए अपने को लड़ना पड़ेगा। तो उनके अधिकारों को सरकारों से छीना है, हमने नहीं छीना है। मैंने थोड़ी दी है पर परमिशन क्या कि मैं 18 साल का हो जाऊं तो मैं मेरी शादी मेरी मर्जी से कर सकता हूँ। ये नियम सरकार ने बनाए हैं। और सरकार ने माँ बाप, जो माँ बाप है, भले किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, माँ बाप होते हैं। और बच्चे बच्ची उनके लिए पहली प्रायोरिटी होते हैं। आदमी हो औरत हो, अपने बच्चे बच्ची के लिए अपना सब कुछ लगा देता है। परिवार बनाने के लिए परिवार का मुखिया सब कुछ लगाता है, वैसे ही माँ अपने बेटे और बेटी के लिए सब कुछ लगाती है। और जब वो कोई गलत कदम उठा लेते हैं तो सबसे ज्यादा जिसकी बेइज्जती होती है, जो सुनना पड़ता है, वो माँ को ही सुनना पड़ता है, उसके बाद पिता के ऊपर आता है। तो हम हमारे माँ बाप से जो अधिकार छीने हैं सरकारों ने, उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा और हमारे माँ बाप को वापस उनके अधिकार दिलाने पड़ेगा। तो ऐसी 21 सूत्री मांगे हैं, इन पे विस्तृत चर्चा करें और गांव तक जाएं और अपनी बात को रखें और अपने लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो हमारी बातों से, हमारी विचारधारा से जुड़ के उस आंदोलन में सम्मिलित हो सके। बातें और भी बहुत सारी है, लाइव के माध्यम से या जो भी एक एक मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे वो हम फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। उन बातों को समझना, सुनना और लोगों तक वो बातें वापस रखना, ये आपकी जवाबदारी है। हर एक करनी सैनिक को लगना पड़ेगा। इसमें कोई ये जिलाध्यक्ष जी की जवाबदारी नहीं है, तहसील अध्यक्ष की जवाबदारी नहीं है, ये हर एक करनी सैनिक की जवाबदारी है कि उसको इस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाना है, कैसे इस कार्यक्रम को चलाना है। यदि कोई करनी सैनिक किसी पद पे नहीं है और वो प्रवास करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, इस आंदोलन के लिए समय देना चाहता है, तो उस पे अपना नाम लिखवाए। आप नाम यहाँ जो बता रहे हैं उसके अलावा जितने भी लोगों तक ये वीडियो जाए, वो नाम लिखाना चाहते हैं तो अपने जिलाध्यक्ष को लिखवाएं। वहां नहीं लिखवाना चाहते हैं तो हमारा नंबर है जो 7773087773, वो ऑफिस में रहता है। वहां आपका समय लिखवाए कि मैं इतना समय दे सकता हूँ। हम आपको कुछ संपर्क करेंगे और आपसे बात करेंगे और आपको नियुक्त करेंगे। जय माता दी, जय माता दी।